घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। कॉल की तपिश में सुलगता ही जा रहा है संसद में संग्राम। कोयले ने खाया पूरा मॉनसून सत्र। सत्ता विपक्ष में नहीं दिख रहे हैं सुलह के आसार। भतीजे की हिमायत में उतरे चाचा जान। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा, बेवजह मुंह की ढफली न बजाएं बिहार के नेता। और सुशील मोदी ने की नीतीश की तारीफ। कहा, नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं मौजूद, लेकिन अपनों से ही घिरे बिहार के सीएम। सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद में आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ, हंगामे हुए। प्रधानमंत्री के इस्तीफा का मांग किया गया, आवंटन को रद्द करने की मांग की गई और साथ ही न्यायिक जांच करवाने की भी बात साफ कर दी गई। लेकिन सरकार किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में विपक्ष के इन मांगों से को न मानना चाहती है और न मानने के लिए तैयार है। इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की जो बैठक हुई, उसमें जो तत्काल रूप से जो सूचना हमारे पास मौजूद है, उसमें से गवर्नमेंट ने 58 ब्लॉक्स को डी एलोकेट करने का नोटिस भेजा है, जिसमें कि 25 जो है प्राइवेट यानी निजी कंपनी है, जिसमें टाटा पावर, हिंडाल्को, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आर्सेलरमित्तल, जीवीके पावर, एमएमटीसी एंड और अन्य शामिल है। और हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम बिहार और चाचा भतीजे बाल ठाकरे और महाराष्ट्र और नीतीश की प्रधानमंत्री बनने की बात को पे जाएं, सबसे पहले हम संसद में जो कामकाज नहीं हो रहा है, उसमें सरकार का दावा है कि 75% सांसद चाहते हैं कि ये हंगामा ना हो, स्थगन ना हो और संसद चले। ये सरकार का दावा है। देखिए, सरकार के दावा पर मैं तो नहीं कुछ कहूँगा कितना उस दावे में सच्चाई है जी, लेकिन निश्चित रूप से संसद बहस की जगह होती है। किसी भी मामले पे विरोध दर्ज करने का भी तरीका है और उसके लिए कई बार संसद में हंगामा खड़ा करना मजबूरी होती है किसी भी पार्टी की, लेकिन एक मैसेज देने भर लगातार इतने दिनों तक किसी भी विषय पर संसद को ठप रखना, बंद रखना यह मुनासिब नहीं है। संसद चलना चाहिए और जो मामले हैं उस पर संसद में ही अपनी बात कहने का मौका सबको मिलता है। सब लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए, इसलिए बहस होनी चाहिए। संसद ठप रहना ठीक नहीं बहस। लेकिन आप देखिए, 15वीं लोकसभा में सबसे कम काम हुआ है। एनडीए के समय 2004 से 9, 99 से 4 के जब कार्यकाल था, तब भी बहुत ही कम काम हुआ था। और लगातार अगर आप देखें, दिनों दिन संसद की में जो स्थगित होने की जो संभावनाएं हैं या जो उसकी बात है, वो ज़्यादा होती है बनिस्पत की काम होने के। तो इसके पीछे क्या मंशा सिर्फ विपक्ष सरकार को घेरना चाहती है वही तक रहता है? इसके बियॉन्ड भी लगता है कि सांसद और पार्टी पूरी तरह से तैयार भी नहीं होते हैं इस चीज़ को करने के लिए, या सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए ये काम करते हैं? कौन से वो कारण है जिसके कारण कि आपको दिखता है कि ये जो लगातार संसद ठप रहता है, कौन से सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण? देखिए, संसद चले इसकी जवाबदेही पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है, लेकिन सरकार की विशेष जवाबदेही होती है जी। इस अर्थ में सरकार की ओर से कोशिश लगातार रहनी चाहिए कि जो बातें कही जाए उस पर पूर्ण रूप से अमल भी हो, उसका कार्यान्वयन भी हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातें हो जाती है लेकिन उसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। इसके चलते विपक्ष को और जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए इसकी आवश्यकता होती है जी। लेकिन विपक्ष भी कई बार मुद्दों को सिर्फ हंगामा के द्वारा जनता के बीच ले जाना या संदेश देना जनता के बीच कि हम इस मुद्दा पर गंभीर हैं इसलिए हम हंगामा कर रहे हैं, तो सिर्फ इस मैसेज को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के लोग भी ऐसा करते हैं। मेरी समझ से दोनों ठीक नहीं है। सरकार 50 घंटे में से 25 घंटे काम हुए। हाँ, निश्चित रूप से ठीक नहीं है। संसद जब चलती है
तो इस पर खर्च भी बेतहाशा होता है। 2 करोड़ रुपया लगभग हर दिन खर्च होता है जी, जो कि टैक्स पेयर्स मनी है, पब्लिक का पैसा है। हाँ, निश्चित रूप से देश की जनता का पैसा है जी। और इतनी बड़ी राशि जब खर्च होती है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन संसद को ठप करने से मुझको नहीं बात समझ में आती कि इसका सदुपयोग। मैं आपसे, चूंकि आप साफ साफ ना तो पक्ष में है और ना ही विपक्ष में है, ना सत्ता पक्ष के आप हिस्से में हैं, ना ही विपक्ष के पूरी तरह से, लेकिन एक सांसद की हैसियत से अगर आप देखें चीज़ों को, तो एक सांसद के रूप में क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी जो इस वक्त कर रही है, एनडीए का जो रुख है इस समय, उस रुख के कारण क्या वाकई वो जो संदेश जो कहते हैं आप, वो चला गया है, या उसके साथ अब सिर्फ सियासी फायदे उठाने की बात हो रही है कि जितना सियासी फायदे उठा लें वही अब मकसद है, या वाकई अब संदेश पहुंचाने भर की बात है? नहीं, देखिए, उसमें सियासी मकसद तो निश्चित रूप से है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासी मकसद नहीं होता तो लगातार इतने दिनों तक हंगामा करना इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो मामला है कोयला से संबंधित, कोयल ब्लॉक से संबंधित, यह मामला भी अपने आप में बहुत ही गंभीर है। बहुत बड़ी राशि का नुकसान हुआ है, देश को उठाना पड़ा है। तो इसके चलते विपक्ष की भी जवाबदेही है, विपक्ष की भूमिका है कि इस मामला को ज़्यादा तरीका से और जोरदार तरीका से उठाने का काम हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि उसके दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं संसद को ठप करने के बजाय। जी, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं हम अपनी ये रिपोर्ट। कॉल ब्लॉक आवंटन के मसले पर संसद में जारी गतिरोध बरकरार है और अब मॉनसून सत्र में ही इसके खत्म होने के आसार बहुत ही कम दिखाई पड़ रहे हैं। संसद की कार्रवाई 9वें दिन भी नहीं चल पाई। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच 3 बिल बिना बहस के ही सरकार ने पास करा लिए। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी गिव अस हाउ मच लॉस दे कॉजिंग टू दिस कंट्री बाय डूइंग व्हाट दे डूइंग इन पार्लियामेंट। They are demanding because they are continuing to make this country lose every day. Every day this country is losing, and not just losing the time that goes in the Lok Sabha and Raj Sabha, not only losing what Parliament by not functioning loses, but in terms of what they are doing by paralyzing far-reaching decisions and legislation that we were going to take. सरकार कोल ब्लॉक कैंसिल क्यों नहीं कर रही? जो हमारा पहले दिन का स्टैंड है, आज भी भारतीय जनता पार्टी उस स्टैंड पर कायम है। अगर संसद चलने का कोई रास्ता निकल सकता था, उसको लेकर भी हमने प्रयास किया, लेकिन सरकार सिर्फ संसद चलाने का ढोंग तो कर रही है, लेकिन उसके प्रति गंभीर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मेडिकल चेकअप के लिए विदेश दौरे पर जाने से पहले सुषमा स्वराज से बात कर संसद चलने देने के लिए बीजेपी का सहयोग मांगा था, लेकिन बेनतीजा बातचीत का असर संसद ने भी दिखाई दिया। गतिरोध खत्म होने के बजाय दोनों तरफ से जुबानी जंग और तेज हो गई है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि सरकार बीजेपी की कोई मांग नहीं मानने जा रही है, जबकि बीजेपी ने भी कह दिया है जब तक प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक वो संसद नहीं चलने देगी। कोयले के खदानों के आवंटन का आरोप सीधा तौर पर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है। जब तक देश के प्रधानमंत्री अपने इस अपराध को स्वीकार नहीं करते और जब तक 142 खदानें जो आवंटित की गई हैं उसे कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी रद्द नहीं करते, क्योंकि ये उनके स्वयं के हस्ताक्षर से किया गया है, तब तक गतिरोध समाप्त नहीं किया जा सकता। Delve into the mind of opposition leaders. I can't delve into it. But I'm absolutely certain they understand our responses. They understand my response when I say the first demand that the Prime Minister should resign, as though the resignation of the Prime Minister is independent of the government. It's an outrageous demand and no government will concede it. They know that. On the second one, they know that the IMG is looking at each allocation. On the third one, they know that the CBI is inquiring into irregularities, illegalities and offences. So they know what we are saying. If even after understanding what we say, they stick to their position, frankly, I can't delve into their minds. वहीं कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में लेफ्ट ने दोनों को जमकर कोसा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह भी संसद की कार्रवाई बाधित होने से खासे नाराज दिखे और केंद्रीय कोयला मंत्री की बयानबाजी पर तीखा हमला किया, लेकिन वो बीजेपी पर भी निशाना साधना नहीं चुके। The main opposition party
was talking in terms of the PM's resignation, and that is why we had said that this was a match fixing between the two. कोयला मंत्री का ये जवाब कि उन साइट्स को किसी भी हालत में भाग नहीं किया जाएगा, इस पर कोयला मंत्री की जवाबदेही भारत की संसद में है। संसद चलती रहती तो कान पकड़कर भारत की संसद ऐसे कोल मंत्री को निकाल बाहर कर। सरकार लाख चिल्लाए कि वो कोलब्लॉक आवंटन रद्द नहीं करने जा रही है, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट और अंतर मंत्रालय समूह की 15 सितंबर तक रिपोर्ट आने के बाद 60 से ज्यादा कोलब्लॉक आवंटन रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है, जिसमें से कुछ एनडीए शासनकाल के दौरान आवंटित हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, लगातार कोयले घोटाले को लेके बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच में, एनडीए और यूपीए के बीच में जो तनातनी है, जिससे कि संसद लगातार कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। हालांकि शोरगुल के बीच में सरकार कुछ बिल को पास करवाने में सफल रहती है, लेकिन क्या यही चीज़ आपको लगता है कि कहीं इसका कोई ऐसी स्थिति आने वाली है तत्काल, जिससे कि इस मामले में कोई इसको सुलझाया जा सके? हमने आपके चैनल पर भी डिस्कशन में पिछली बार भी कहा था कि मुझे जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अब इसमें कोई रास्ता नहीं है। देखिए, सरकार भी नहीं चाहती है कि संसद चले। ये भारत के इतिहास की पहली घटना है कि विपक्ष के बहिष्कार के बाद जो सरकार की मुख्य संचालिका है, जो अध्यक्षा है पार्टी की, उन्होंने कहा कि हमारे सांसद और नेता आक्रामक मुद्रा अपनाएं इस पर। लेकिन उसके बावजूद भी सुषमा स्वराज से वो बात नहीं, बात करने से कोई आप एक तरफ और संभव नहीं है, एक तरफ आक्रामक मुद्रा। आपको लगता है कि इसमें से कोई भी स्टैंस, कोई भी मुद्रा ऐसा है जिसमें सरकार स्वयं चाहती है कि हम जो है बीच बचाव का रास्ता निकाले? एक जो कल उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि अगर एक तरफ से आप कहते हैं कि आक्रामक भूमिका अपनाए, तो कांग्रेस संपूर्ण देश में ऐसी अनुशासित पार्टी नहीं है, उसमें ऐसे भी तत्व हो सकते हैं जो इसका गलत लाभ उठा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कह दिया है कि हम सड़क पर जाएंगे। कल जो हमारे कोयला मंत्री के घर के बाहर जिस ढंग से मारपीट हुई है, 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो एक भयावह संकेत है ये, और विस्तारित हो सकता है। इसलिए हम लोग संसद की सीमाओं में विचार कर रहे हैं। ये केवल संसद इस समय चूंकि सत्र है, इसलिए हमारा ध्यान जाता है। ये सत्र नहीं चल रहा है, एक आर पार की लड़ाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रुपया हर दिन खर्च होता है, ये कोई मायने नहीं है, मायने रखता है। जो एक 2 करोड़ रुपया खर्च होता है, दूसरा जो कई सारे महत्वपूर्ण जो कानून बन सकते थे वो अधर में लटका हुआ है, कई सारे काम। आखिर संसद की अपनी, अवधेश जी, कोई उसकी आवश्यकता महसूस वो बनाया गया कि सर्वोच्च पंचायत के रूप में वो काम करे, ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर राजनीति करे और सियासी फायदा के लिए इसको भेंट चढ़ा दे। आपकी बात के 3 पहलू हैं। पहला है कि आप ये मानते हैं कि आपकी और देश के लिए चिंता करने वाले लोग जितने चिंतित हैं, गंभीर होते हैं, उसी प्रकार से हमारी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। तो ये फिर हम लोगों के राजनीतिक समझ पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। गंभीर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपको रोकता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी, क्या राजनीतिक दल वाकई गंभीर नहीं है इस सोच को लेकर कि देश उनके तरफ देखता है, आपके तरफ देखता है कि आप संसद में पहुंचे हैं तो आप उनकी चीजों को ध्यान रखेंगे, सियासत रहेगी, राजनीति बिल्कुल जायज है, आप राजनीति में हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या होगी, क्या ये आप तय नहीं करते हैं वहां पे? नहीं, ऐसा सीधे तौर पे कहना उचित नहीं है कि वहाँ जो लोग भी बैठे हुए हैं बिल्कुल देश के प्रति संवेदनहीन हैं, ऐसा कहना मुनासिब संवेदनहीन नहीं, सियासी उनकी प्राथमिकता, सियासत उनकी प्राथमिकता और गंभीरता की कमी है। ठीक है, गंभीर होंगे तो संवेदनशील भी होंगे, गंभीर नहीं होंगे तो संवेदनहीन होंगे। जो व्यक्ति गंभीर, वही व्यक्ति गंभीर होगा किसी इशू पर जो अंदर से संवेदनशील होगा। इसलिए मैंने कहा, अब जहाँ तक गंभीर होने का सवाल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई उसमें ऐसा नहीं है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी पार्टियों में लोग हैं जो गंभीर हैं। तरजीह किसको दे रहे हैं, किस चीज को दे रहे हैं, उस गंभीरता को दे रहे हैं? इसमें आप मान सकते हैं कि आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो इश्यूज, मुद्दे हैं, उसको लोग प्राथमिकता ठीक से नहीं देते, और जो सियासत है उनकी, जो राजनीति है, उसको ज्यादा लोग प्राथमिकता देते हैं। इस बात से मैं सहमत। अवधेश जी, आपके बिल्कुल देखिए, इस समय मुख्य धारा के, मैं उपेंद्र जी, अब चूंकि सब कुछ होते हुए भी
और राजनीतिक प्रतिष्ठान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको अपना हक है अपनी बात कहने का। लेकिन देश में जो वातावरण है और हम लोगों की जो समझ धारणा है वातावरण और हम लोगों की समझ है कि मुख्य धारा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर उनका जो नेतृत्व है, उसको जितनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि देश और दुनिया के सामने इस समय क्या क्या चुनौतियां हैं, उसमें हमारी क्या भूमिका है, न तो उसका ठीक से इनको एहसास है और न एहसास करने की कोशिश है। इस समय प्राथमिकताएं जो है हमारे देश की क्या है, इस पर जब विचार विमर्श करने की ही स्थिति आपस में नहीं है तो इसको कौन सी गंभीरता और संवेदनशीलता कहेंगे। एक बात, लेकिन आपने जो प्रश्न किया था उसको मैंने कहा इसके 3 पहलू है। एक पहलू वो है, दूसरा पहलू यह है कि आप संसद को, कि संसद में 2000 करोड़ रुपया खर्च लगता है, हम लोग लंबे समय से लिख रहे हैं। मुझे यह बताइए, इस समय यद्यपि विपक्ष के रवैये को मैं पूरी तरह उचित नहीं मानता हूं, लेकिन आप मानते हैं कि संसद के बाहर तो राजनीतिक दलों में संघर्ष हो, उनके बीच तनाव हो और उसका प्रकटीकरण संसद के अंदर नहीं हो, यह संभव है क्या? हमारी राजनीति पिछले 20 सालों में जब से विखंडनवाद का दौर शुरू हुआ है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर निकल करके ऐसे दुश्मनी में परिणत हो गई है जहां केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के अलावा किसी कोई नीति जो है काम ही नहीं करती है। यह हमेशा ध्यान रखिए। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिस सीमा तक आगे बढ़ गई है और गैर भाजपा गैर कांग्रेसी दलों ने उसको जिस प्रकार से हाशिए पर डालने की कोशिश कर दी है, अब उसमें उसके लिए पांव खींचना अपने राजनीतिक आत्महत्या के समान स्थिति हो जाएगी। इसलिए पूरी राजनीति हमारी अपनी नासमझी और गैर उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका में इस समय फंस चुकी है। चलिए, वासुदेव आचार्य हैं, वाम दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संसद में बहुत दिनों से उनका एक लंबा संसद में अनुभव रहा है। उन्होंने क्या कहा है आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ने प्रस्ताव दिया था कि प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री, दोनों सदन के जो प्रतिपक्ष के नेता से बातचीत करके ये जो गतिरोध को ख़त्म करने का प्रयास करें, लेकिन किया नहीं। हम लोग जो प्रस्ताव दिया कि कम से कम 2 काम सरकार करे। एक तो है कैंसिल कर दे, जितना गलत तरीका से ये आवंटन हुआ था इसका कैंसिल कर दे ब्लॉक का। और दूसरा हमारा था कि एक हाई लेवल प्रूफ हो, लेकिन सरकार अभी तक कोई सरकार के तरफ से कोई ऐसा ये नहीं आया। और सरकार नहीं चाहता है सदन चले, सदन में डिबेट हो, देश का जनता को पता चले कि ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसके पीछे क्या कारण है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सरकार नहीं चाहता है। और अपना काम वो जब सदन में ऐसा चल रहा है उस समय बिल पारित कर रहे बिना चर्चा से, सरकार का काम हो रहा है और इसीलिए सरकार नहीं चाहता है सदन चले। और आपने वाम दल के वरिष्ठ नेता वासुदेव आचार्य जी को सुना। 3 जो विधेयक लोकसभा में पारित किए गए, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2011, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2010, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2011 और चर्चा के लिए पेश है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिवैध और उनका पुनर्वास विधेयक 2012। सबसे महत्वपूर्ण अहम सवाल है, ऐसे में एक तरफ तो हंगामा है, एक तरफ स्थगन है, उस बीच में इस तरह के महत्वपूर्ण चीजें जब पारित की जाती है, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ऐसे सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के माहौल में जब वहाँ सदन के अंदर बातचीत करने की कोई गुंजाइश न हो, कोई स्थिति नहीं हो, हंगामे में बिल को पास कर लेना यह उचित नहीं है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बिल आए हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वो तमाम उन विधेयकों पे बहस होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति सदन में होती तब काम होना चाहिए था। इस तरह के हंगामे की स्थिति में इस तरह का बिल पारित कर लेना सरकार के लिए उचित नहीं है। अवधेश जी, क्या दर्शाता है, कहाँ दिखाता है, किस तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं भारत? ये संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेचारगी है और इसको क्या कह सकते हैं। हम लोग तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि भाई भारत को और दुनिया को भी एक शुद्ध लोकतांत्रिक विकल्प की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि संसदीय जनतंत्र पूरी दुनिया में पूंजीवाद के संरक्षण का एक बहुत बड़ा जो है
ये संस्थान साबित हो रहा है, चाहे अमेरिका से लेके यूरोप, और पहले इसने उपनिवेशवाद को संरक्षण दिया ब्रिटेन के नेतृत्व में। तो वो हमारे यहाँ शुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमी है। अब देश में अगर 60% लोग 35 रुपए से 60 रुपए के बीच में गुजारा कर रहे हैं, तो संसद में 60% प्रतिनिधित्व तो इसी का होना चाहिए था। जाहिर है हमारी संसद जो है वो देश के वास्तविक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो करती नहीं है। अब इस समय देखिए, लेकिन एक इशू पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। मैं उपेंद्र जी को भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर इनके नजर गया है कि नहीं। अब जो सरकार करने जा रही है और खतरनाक है। जब से यह उदारीकरण शुरू हुआ है, धीरे धीरे देश में कम पूंजी पर काम करने वाले लोगों को मरने के लिए हाशिए पर फेंक दिया गया है। ये जो कोल ब्लॉक आवंटन है, आज जब मैं कोयला मंत्री का बयान सुन रहा था कि हमने साफ कर दिया है कि आप बिल्कुल प्रोब करिए, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है उनका। आपको कोयला मंत्री का बयान आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद मैं इस पर बोलता। सर प्रकाश जायसवाल साहब कंटिन्यू कर रहा है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम। हर समस्या का जवाब, हर समस्या का हल पार्लियामेंट में। ऐसे नहीं है, यूं सड़कों पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। पार्लियामेंट की समस्या पार्लियामेंट में आना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं कि आप डिबेट के लिए सामने आओ, लेकिन हम जानते हैं कि वो डिबेट के लिए सामने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो डिबेट करेंगे कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। झूठ की हद होती है। अरुण जेटली जी जैसे नेता बीजेपी के कहते हैं कि हमारी पार्टी ने जो 35 कोल ब्लॉक एनडीए के रिजीम के दौरान दिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर को दिए ही नहीं, और जबकि 16 कोल ब्लॉक प्राइवेट सेक्टर को दिए। तो झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। दो शर्तें मानने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। कौन शर्त? कैसी शर्तें? गवर्नमेंट हम चलाते हैं, वो चला रहे हैं। दो शर्त है कि कैंसिलेशन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। हमारी पॉलिसी 100% प्रूफ पॉलिसी थी। हम कोई वो नहीं मानेंगे शर्त। किसी भी तरह की जांच नहीं कराएंगे। अरे जांच तो हो रही, सीबीआई भी जांच कर रही है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी जांच कर रहा है, और जांच की जरूरत है। So the BJP has said a judicial probe and the cancellation of licenses. Do you think you पहले can ये consider दोनों प्रोब खत्म हो जाएंगी, उसके बाद किसी प्रोब की बात हो सकती है। पहले ये दोनों प्रोब होने दीजिए, इसके रिजल्ट देखिए, उसके बाद 15 सितंबर। एक तरह से कोयला मंत्री ने बिल्कुल सीधे से चीजों को उन्होंने नकार दिया कि अभी किसी जांच की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा, इसके साथ साथ और भी इसमें एडिशनल बयान है उनका, कि जो हमने साफ कहा है कि जिन लोगों ने, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी, उन्होंने अगर आवंटित करा लिया है तो उनका, चाहे आप जो भी उनके जो है सिक्योरिटी है उनको जब्त करिए, उन पर मुकदमा करिए, सब कैंसिल करिए, ऐसा वो कह रहे हैं। एक तो उन्होंने ये बात कहा। मेरा कहना यह है कि अगर सारी चीजें केवल जिसके पास माने पैसे हैं, जो पुराने अनुभव रखते हैं, इन्हीं कंपनियों के हाथ में अगर सब कुछ जाएगा, तो फिर नए और छोटे लोग कैसे खड़े होंगे इस क्षेत्र में? एक तो बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है। दूसरी बात कि मेरा कहना है कि कोल ब्लॉक या कोई भी खनिज प्राइवेट हाथ में जाना ही क्यों चाहिए? अगर किसी को बिजली बनाना है तो सरकार को उसे मुहैया कराए, खनन करे और कोयला खरीदे। ये पूरी नीति ही खत्म होनी चाहिए, तो समस्या खत्म हो जाएगी। देखिए 2G में भी और कोयले में भी कॉर्पोरेट बार जो अपने देश में है, जो उसके लाभ उठाने से वंचित रह गए, उन लोगों की कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट जो राजनीति में घुसा हुआ है, जो कॉर्पोरेट फंडिंग, चुनाव कहीं ना कहीं व्यवस्था, चुनाव में जिस तरह के पैसे की जरूरत होती है, जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं, उसको खर्च किए जाते हैं, उसका ये नतीजा उपेंद्र जी है। देखिए ये तो बहुत बड़ा विषय है बहस के लिए। कॉर्पोरेट का कितना रोल कंट्रीब्यूशन है, कितनी भूमिका है, कितना सहयोग है, बड़ा विषय है। और इसी के लिए कई बार इलेक्शन प्रोसेस में सुधार की बात भी आती है। तो एक लंबा विषय है, बड़ा विषय है, और निश्चित रूप से प्रभावित तो लोग करते ही हैं, और प्रभावित करते हैं तो फिर उसका बाद में लाभ भी लोग उठाना चाहते हैं, लाभ लेते भी हैं। तो एक बहुत बड़ा विषय है। कोई सिर्फ इसको अलग से इस पे चर्चा हम करेंगे। बंसल साहब, पवन बंसल ने बीजेपी पे क्या कहा, आपको हम सुनाते हैं। वो शर्तें वो रख रहे हैं, उससे जाहिर है कि वो संसद नहीं चलाना चाहते। हमारी तरफ से सब प्रयास हो चुके हैं, सब कोशिशें उनसे बात करने की हो चुकी हैं। तरीका ये होता है कि पहले चर्चा हो, उसके बाद किसी आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्या होना चाहिए। वो अपनी ज़िद पे रहते हैं, जिम्मेदारियां हैं सरकार की। ये नहीं कि एक गैर जिम्मेदाराना ढंग से जैसे वो मांग कर ली कि सभी को रद्द कर दिया जाए और उसी हिसाब से रद्द हो सकते हैं।
सरकार की कोई वजूद होती है, सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी की बात होती है, और सरकार का बाहर होता है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसे होता है, कैसे लोग हमारी बात मानकर यहाँ आ रहे हैं। एक तरफ तो वो GAR वगैरह के लिए और ढंग की बात कर रहे हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं इस कारण कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ इस बात के लिए कि कल कोई सरकार के लिए वो दुविधा बने, दिक्कत हो। ये नहीं माना जा सकता। जो सरकार समझती है ठीक है, वो सरकार करने पे लगी हुई है। जो आपस में एग्रीमेंट के तौर पे, जो लीज एग्रीमेंट के मुताबिक जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, उन पे जो कार्रवाई हो सकती है, जो माइलस्टोन हिसाब से पूरे नहीं होते, उसके लिए कार्रवाई पे गौर किया जा रहा है। और आप सब जानते हैं कि वो 15 तारीख के लिए तक उस बात पे उन्होंने फैसला कर लेना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे बाल ठाकरे ने कहा है कि बेवजह मुंह की डफली ना बजाए बिहार के नेता। बाल ठाकरे ने तब कहा है जब वो राज ठाकरे के समर्थन में आए।